क्योंकि आज मैं ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाने वाला हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछी जाती हैं। तो आपका मन लगा रहना चाहिए मेरे साथ डायग्राम बनाना और फिर उनके काम और उस काम को याद कर करके बार बार रिवीजन हम करेंगे। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत जबरदस्त पार्ट है। प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा वो तो समझ लो नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन आज का जो चीज है वो ज्यादा ही जरूरी है, वो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। सबसे पहली चीज जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको, उनके ही विषयों से बात करते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे 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 अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो जनाब, तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आप सबसे पहली बात ये याद रखना बॉस कि मैंने कल आपको नर जनन तंत्र पढ़ाया था और उसमें से कुछ बातें की थी जो आज मैं डिटेल करने वाला हूं। तो सारे बच्चे पहली चीज तो ये देख लो यार कि हमने कहां से स्टार्ट किया था। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले डिटेल करूंगा कुछ सहायक नलिकाओं के विषय में, जितने भी काम वृषण को आखिरी में पढ़ाऊंगा। सहायक नलिकाएं, इन विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है आज मैं इसको डिटेल आपको करूंगा। सहायक नलिकाएं, फिर सहायक ग्रंथिकाएं और फिर बाह्य जननांग और अंत में हम वृषण के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, उनके विषय पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सारी बात सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को यहां पर हम सिखाएंगे। आर्यन जी बस आप ध्यान रखो, मैं आपको हर एक चीज याद करा दूंगा। देखो बच्चे, अब हम थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करते हैं। आज थोड़ा सा मसला वाला ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, आसान वाला डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक ऐसी कुंडलित नलिका है, गौर करना मेरे बच्चे सारे के सारे। ठीक है, कुंडलित नलिका है। कुंडलित नलिका एक है, या मान लेते हैं दूसरा पार्ट एक और है, दूसरी है। ठीक, दूसरी है, और या फिर मान लेते हैं ये दूसरी नलिका यहां पर बना लो, ये दूसरी नलिका है। ठीक है, और ये मान लेते हैं तीसरी नलिका है। ये तीन नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है बंधु, अब इन तीनों के विषय पे जो हम आपने बात की थी वो क्या बात की थी, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात मेरे बच्चे, ये है आपकी शुक्र जनक नलिका। इसको मैं और भी बाद में डिटेल करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ हल्का सा डिटेल करते हैं इसको कि शुक्र जनक नलिका के विषय में चूंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, शुरुआत यहीं से होती है, तो आपको ये याद रखना है कि शुक्र जनक नलिका जो है ना मेरे बच्चे, वो ये क्या होती है, यहां स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। शुक्राणु का निर्माण स्थल है, शुक्राणु का निर्माण स्थल है। तो शुक्राणु का निर्माण स्थल पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप हल्का सा बस इतना सा याद कर लेना बॉस कि शुक्राणु बनता कहां पर है। शुक्राणु बनता है शुक्रजनक नलिका में, या तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये भी नीट में पूछा गया पॉइंट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शुक्रजनक नलिका में बन गया, बढ़िया। ये पॉइंट अब आगे बात करते हैं कि ये तो बन गया बॉस। इसके आगे ये जो पाइप आपको, ये पहले नंबर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये जो दूसरी छोटी सी पाइप दिख रही है, इसका नाम मैंने पढ़ाया था ट्यूब्यूलाई रेक्टी। स्पर्म यहां से निकलने के बाद यहां जाता है ट्यूबुलाई रेक्टी में। इसका कोई खास काम नहीं है, बस आगे स्पर्म को लेकर चला जाएगा, बस यही होगा। फिर हम पहुंचेंगे एक और जालिकावत संरचना पे, जिसे हम कहते हैं तीसरे नंबर पे वृषण जालिका। ये तीसरे नंबर का भाग होता है वृषण जालिका। आपसे पूछा जाएगा बॉस कि वृषण जालिका का काम बताओ, वृषण जालिका काम क्या है। ठीक है, बताइए वृषण जालिका का काम क्या है। तो आप ये याद रखना, स्पर्म को कुछ देर के लिए, स्पर्म को कुछ देर के लिए, बहुत कम समय के लिए, देर के लिए संग्रहित करता है, स्टोर करता है। क्या करता है जी, स्टोर करता है। ये तीन बिंदु आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। डन है, पक्की बात है। ठीक है बॉस, तो पहला शुक्रजनक नलिका है, दूसरा ट्यूबुलाई रेक्टी है और तीसरा है वृषण जालिका, जो स्पर्म को कुछ देर के लिए संग्रहित करता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉस, ये पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस, यानी टेस्टिस का आखिरी वाला भाग रेटेटेस्टिस, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है भाई,
इसके बाद हमारे पास एक पाइप है जो आगे की तरफ में ऐसे खुलती जाती है, ऐसे खुलती जाती है, खुलती जाती है, खुलती जाती है, और इस पाइप का नाम हमने बताया था बच्चे, चौथे नंबर की संरचना है, इंग्लिश में कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। कल पढ़ा दिया था तो आपके लिए एक रिवीजन हो जा रहा है। वासा इफ्रेंसिया हिंदी में लिखा रहेगा तो शुक्रवाहिका लिखा रहेगा। कई जगह इसे शुक्रवाहिका की जगह अपवाही नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवाही अभिवाही नलिका कहते होंगे इसे, अभिवाही। इसे हम कहते हैं अभिवाही नलिका, जो लेकर जाती है, अभिवाही नलिका। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना बॉस कि अभिवाही नलिका के नाम से कभी दिखाई दे तो आप याद रखना यहां पर ये जो वासा इफ्रेंसिया है शुक्रवाहिका है। ठीक है भाई, यहां तक काम क्लियर हो गया। इसमें शुक्रवाहिका का कार्य पूछा जाता है तो याद रखना यह शुक्राणु को, कहां बेटा? शुक्राणु को कहां से? वृषण जालिका से। बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। वृषण जालिका से, वृषण जालिका से अधिवृषण में पहुंचाता है। ये आपका नोट्स बनता चला जा रहा है, याद रखना डायग्राम के साथ साथ। अधिवृषण में पहुंचाता है, सबका काम लिख रहे हो ना, पहुंचाता है। अब यहां पर दिमाग बहुत पूछता है, यहां पर बड़े सवाल आते हैं कि यार वासा इफ्रेंसिया जो है ये शुक्राणु को कहां से कहां पहुंचा रहा है? वृषण जालिका से अधिवृषण में। अधिवृषण मतलब इपिडिडायमस में पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है जी? ये अरे पॉइंट ही तो है जी, आप इसको पॉइंट बनाकर लिख लो, डायग्राम में लिख दिया है सो और बेहतर हो जाएगा। ये सारा पॉइंट ही है पुष्पेंद्र जी, समझे? हमको मत बताओ यार, थोड़ा सा कैसा काम कर रहे हो। अब बताओ, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के नीचे उनके नाम लिखे हुए, नाम के नीचे उनका काम लिखा हुआ, कितना अति व्यापित मस्त शब्द है। आप बस ध्यान से बस लिख लो। आपको डायग्राम बना के लिख, पॉइंट बनाकर लिखना है तो पॉइंट बनाकर भी लिख लो। ठीक है, सुनो तो यार, हर चीज एकदम तुम्ही को लगता है तुम ही ज्ञानवान हो, बाकी हम तो यहाँ पर भैंस चराग पहुंच गए। ऐसा कैसे चलता है? बढ़िया सा लिखा हुआ है, डायग्राम में ही सारी चीजें लिख दी जाती हैं तो वो और अच्छे से समझ में आती हैं। तो बढ़िया से लिखना, ठीक है बॉस। शुक्राणु को वृषण जालिका से अधिवृषण में पहुंचाता है, ये इसका पॉइंट हो गया। शुक्रवाहिका का पॉइंट, शुक्रवाहिका का कार्य हो गया। अब नीट में कभी कभार मतलब एक क्वेश्चन आया था एक बार, ये क्या है? ये देखो, ये यहां से इसके बाद अधिवृषण आ जाता है, तो ये यहां से ये वृषण जालिका है, इसके बाद आपका जो संरचना होगा वो क्या संरचना होगा बताओ? ये जो संरचना होगी ऐसा 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 ऐसा, ये जो संरचना है इसका नाम कौन बताएगा? ये जो संरचना आपको दिख रही है मेरे बच्चे, ये अधिवृषण है। ये भाग आपका अधिवृषण है, वृषण का ऊपर वाला भाग, वृषण का भाग नहीं है, वृषण का ऊपर वाला भाग है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है बेटा जी पहला, ये पहला, ये जो भाग यहां पे दिख रहा है ये शुक्रजनक नलिका है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दूसरा भाग इस पाइप का नाम है, इस जगह का नाम। तीसरा वाला भाग ये है, तीसरा वाला भाग ये है, चौथा वाला भाग ये है, ये चौथा भाग है, डॉट बना दिख रहा है। और ये पांचवा भाग है अधिवृषण, इंग्लिश में कहते हैं इसे इपिडिडायमस। अब इनके ऊपर 3 क्वेश्चन आज तक ध्यान पे रखना है, 3 बातें मात्र। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझो, पॉइंट यहां पर याद रखना। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर इस तरीके से कविता थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखने पर यहां पर याद रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से शुक्रजनक नलिका, ट्यूबुलाई रेक्टी, वृषण जालिका, वासा इफ्रेंसिया, अधिवृषण, ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी। अब इनमें एक सवाल आता है, बहुत ध्यान सुनना। पहला सवाल, स्पर्म कहां बना? मुझे जल्दी से बताओ, स्पर्म कहां बना? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ट्यूबुलाई रेक्टी स्पर्म को आगे लेकर चली गई, कहां लेकर गई? वृषण जालिका में लेकर गई। वृषण जालिका का काम क्या है? स्पर्म को संग्रहित करना, स्पर्म को संग्रहित करना। जब स्पर्म संग्रहित हो जाएगा तो वो
वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, शुक्रवाहिका में जाएगा। शुक्रवाहिका का काम क्या है? स्पर्म को बस आगे ले जाना। नाम ही जिसका वाहिका हो वो स्पर्म को बस आगे ही लेकर जाएगी। जब स्पर्म आगे चला गया तो कहां से कहां लेकर जाएगी? तो ये लेकर जा रही है, ये है वृषण जालिका, ये है अधिवृषण, इन दोनों के बीच में लेकर जा रही है, तो इसलिए ये लेकर जा रही है अधिवृषण में, वृषण जालिका से अधिवृषण में लेकर जा रही है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है, एक सवाल क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपनी कॉपी में लिख लेना कि भैया शुक्राणु को वृषण से बाहर कौन ले जाता है? वृषण से बाहर अधिवृषण में कौन ले जाता है? अधिवृषण में कौन ले जाता है? ये मॉक टेस्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, कौन ले जाता है? इस सवाल का जवाब आपके लिए 3 नीट के क्वेश्चन पीवाईक्यू बना लेगा। ट्यूबलाई रेक्टी जस्ट लाइक आगे ले जाता है, ट्यूबलाई रेक्टी आगे लेकर जाता है। तो एकदम सीधा सा सवाल है, लेकिन सवाल बदल गया है, सवाल बदल गया है। 3 ट्यूब्यूल्स बने, हाँ तीनों है, ये तीनों, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी, तीनों है। तीनों को अलग अलग बस ऐसी इसलिए बना दिए, तीनों ऐसी है, ऐसी तीनों एक ही जैसा बना लो, ठीक है, तीनों वही है, तीनों वही है, ये तीनों, ये तीनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हाँ अब सवाल का जवाब दो। तो यहां पर ये सवाल है भैया वासा इफ्रेंसिया। इस सवाल से हमें 3 चीजें पता चली कि वृषण के अंदर कौन है और वृषण के बाहर कौन है। पहला सवाल पता चला, इसका आंसर तो मैं बता देता हूं कि आंसर इसका होता है शुक्रवाहिका। इसका आंसर हो गया शुक्रवाहिका, मतलब आपने कर दिया इसका आंसर वासा इफ्रेंसिया। पर इस सवाल से आपको 3 और नए कॉन्सेप्ट मिले, 3 नए और कॉन्सेप्ट मिले, उन कॉन्सेप्ट को आप समझो। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना है, यहां पर ध्यान लगाना। ये कॉन्सेप्ट मिला आपको कि भैया वृषण के अंदर का भाग बताओ, वृषण के अंदर कौन कौन है? तो आप बताना वृषण के अंदर का भाग कौन कौन है। ये एक डाउट आपका मिलेगा कि वृषण के अंदर भैया आपका 3-4 ही भाग है। पहला है शुक्रजनक नलिका, ये वृषण के अंदर है। दूसरा सवाल आया कि आप उसे भी लिख लेना, लो ट्यूबुलाई रेक्टी को भी लिख लेना, ये भी भाग हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया आपका वृषण का जालिका, और चौथे नंबर पे आ गया आपकी शुक्रवाहिका। ठीक है, ये बात सवाल आपका एक पॉइंट यहां पर बन जाता है। पक्की बात, डन। यहां पर याद रखना, यहां पर पॉइंट क्या होती है? शुक्रजनक नलिका, उसके बाद ट्यूबुलाई रेक्टी, उसके बाद वृषण जालिका और शुक्रवाहिका। अभी हम नलिकाओं को पढ़ रहे हैं बेटा, तो पालिका के बारे में बताएंगे अभी। आर्यन थोड़ा धैर्य से मेरी बात सुनो ना, फिर उसके बाद तुम अपना दिमाग लगाना। पहले सुन लो, अंततः आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी, किसी चीज को आगे किसी चीज को पीछे। ये सारे वृषण के अंदर के भाग हैं, इन 4 चीजों से वृषण के अंदर का भाग बनता है। ठीक है, हाँ जी कविता जी, हम दिलवाते हैं, पीडीएफ दिलवाते हैं आप लोगों को। हाँ जी दिलवाते हैं, धैर्य रखिए, दिलवाते हैं। ठीक, अब ये बात हो गया हमारे पास में इतना भाग। दूसरा भाग होता है वृषण के ऊपर का भाग। वृषण के ऊपर पहला भाग कौन सा है? वृषण के ऊपर का भाग आपसे पूछा जाएगा, तो ये अगला कॉन्सेप्ट बना कि वृषण के ऊपर का भाग हो गया मेरे बच्चे अधिवृषण। क्या हुआ? अधिवृषण। ये आंसर दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यार अगर मान लो, वही कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी कहते हैं, अगर मान लो मैं शुक्रवाहिका को ब्लॉक कर दूं, अगर मैं शुक्रवाहिका को ब्लॉक कर दूं, यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पर कि शुक्रवाहिका को यदि काट दिया जाए, यदि ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक मतलब समझते हो ना, थम जाए, रुक जाए, ब्लॉक हो जाए तो शुक्राणु बाहर नहीं जा पाएगा, शुक्राणु वृषण से बाहर नहीं जाएगा। ये आपके नीट के 3 प्रश्न हैं, ये उनके ऊपर आया गया सवाल है। जब मैं पीवाईक्यू बनाऊंगा
तब आपको ये सारी चीजें काम में आएंगी। तो इन बिंदुओं पे पूरा घना फोकस रखना। नॉट इज अ वासेक्टोमी, ये वासेक्टोमी नहीं है। फिर भी अगर ब्लॉक हो जाए, ये प्राकृतिक तरीके से ब्लॉक होता है, ये बीमारी है एक प्रकार की, वासेक्टोमी नहीं है ये। अरे रुको यार, वासेक्टोमी इज नॉट ए वासेक्टोमी। ये किसको रोका है मैंने? शुक्र वाहिका को। वास डिफरेंस को कट करना वासेक्टोमी कहलाता है, इसको नहीं काटते हैं। ये तो शुक्र वाहिका है, ये प्राकृतिक तौर पर ब्लॉक हो जाती है। ये क्वेश्चन के तौर पर कह देते हैं कि हाँ सचिन मौर्य जी ट्यूबलाई रेक्टी ही कहते हैं उसको, आप उसे हिंदी में ट्यूबलाई रेक्टी ही लिखेंगे। यहां तक क्लियर कि भैया अगर हमारे पास शुक्र वाहिका ब्लॉक हो जाए किसी कारण से, जस्ट इमेजिनरी प्रोसेस है, तो शुक्राणु वृषण से बाहर नहीं जा पाएगा। तो आप लोगों को इस बिंदु पे ये सवाल ज्यादा तरीके से याद करना है, ठीक है। ये याद रखना है कि बॉस आपके पास में ये जो वृषण वाला पार्ट है उसके अंदर कौन है, वृषण के बाहर कौन है, कौन कहां से कहां ले जाता है। और दूसरी बात, अगर कोई रुक जाए तो कहां से कहां ना लेकर जाएगा। इतना बात आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये याद रखना कि कौन अंदर है, ये चारों अंदर हैं। दूसरी बात, वृषण के बाहर कौन है, अधिवृषण है। शुक्र वाहिका ब्लॉक हो जाए तो कहां से कहां नहीं ले जा पाएगा। अब जस्ट एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लो ट्यूबुलाई रेक्टी ब्लॉक हो जाए। ये ट्यूबुलाई रेक्टी ऑफिशियल वर्ड नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं आता है, बस आपको बस सुनना है। ट्यूब्यूलाई रेक्टी अगर ब्लॉक हो जाए तो आप मुझे बताओ स्पर्म कहां से कहां नहीं जाएगा। अगर कोई भी हो सकता है रीजन ऐसी, तो उनमें से कहां नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने ये डायग्राम दोबारा बनाया है ताकि आप यहां पर ये याद चीज रख लो कि भैया स्पर्म कहां से कहां नहीं जा रहा है। जल्दी बताओ यहां पर कहां से। इज अ इमेजिनरी पॉइंट, इज नॉट अ डिजीज। ये इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी है कि अगर मैं यहां से जा रहा था, अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्यूबुलाई रेक्टी ब्लॉक हो जाए, आपको दिख रही ट्यूबुलाई रेक्टी, अब ट्यूबुलाई रेक्टी अगर ब्लॉक हो जाए तो स्पर्म कहां से कहां नहीं जाएगी, तो स्पर्म नहीं जाएगा शुक्रजनक नलिका से वृषण जालिका में, वृषण जालिका से नहीं आगे जा पाएगा। इस तरीके से आप ऐसे 2-4 क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना। तो ये 3 बातें मैंने वृषण के अंदर की बात बता दी। अब यहां से जो चीज पढ़ा रहा हूं वो वृषण के बाहर की संरचना है, वृषण के बाहर की नलिकाएं। तो वृषण के बाहर की नलिकाएं, ऐसी कौन कौन सी नलिकाएं हैं जो वृषण से बाहर हैं। ये जो सहायक नलिकाएं हैं ये वृषण के अंदर है, ये वृषण के अंदर है और ये वृषण के बाहर है। कौन कौन है भाई, आओ डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास अब वृषण की नलिकाएं, ये पूरा वृषण है, ये पूरा वृषण है। और इस वृषण में भी अब वो छोटा सा डायग्राम बना ही देते हैं फटाफट फटाफट। ये एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। यहां पे जालिका बना दो छोटा सा, और यहां से ये डायग्राम जितनी बार बनाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये भाग डायग्राम अब तुम इसका नाम खुद लिख लेना, क्लियर है ना। ये शुक्रजनक नलिका है, ये वृषण जालिका है, ये वासाई फ्रेंसिया है, ये आगे की तरफ में गया। अब ये जो भाग आगे गया है ऐसा 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 बहुत कुंडलित होता हुआ फिर थोड़ा कम कुंडलित होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। अब इन भाग को समझिए जो वृषण के बाहर आपको दिख रहा है। वृषण के बाहर हर चीज का नाम नहीं होता परवेज आलम जी, वो बीमारी नहीं है, जस्ट लाइक अ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज इज ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज जो होता है वो उसमें याद रखना। तो ये जो ऊपर की तरफ में जा रहा है ये भाग कौन सा है वृषण का। ये जो भाग ऊपर में दिख रहा है इसे अपन कहते हैं भैया कॉपुट। क्या कहते हैं इसे, कॉपुट। बीच वाला भाग इसे अपन कहते हैं कॉर्पस, और नीचे वाला भाग होता है जिसे अपन कहते हैं काओडा। ठीक है,
तो इंग्लिश में लिख देते हैं। ऊपर का भाग कॉर्पोट, उसके बाद भाग कॉर्पस और इसके बाद वाला भाग हो गया कॉर्डा। ये तीनों भाग आपके किस नाम से जाने जाएंगे? ये तीनों भाग आपके नाम से जाने जाते हैं अधिवृषण, और इसी को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। इनके ऊपर में भी नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहां से आएगा मैं बताता हूं। ये सीधी सी बात याद रखना, यहां पर वृषण के बाहर की नलिकाएं कौन कौन सी हैं? वृषण के बाहर की पहली नलिका जो आपको दिख रही है वो यहां पर आपको कॉर्पुट, और ये कॉर्पस, और ये तीसरा भाग हो गया कॉर्डा। तो कॉर्पुट वाला भाग जो है वो ऊपर का, कॉर्पस बीच का, कॉर्डा नीचे का। ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये भैया ऊपर का भाग है, ये मध्य का भाग है ये वाला, और ये नीचे का भाग है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं कौन ऊपर कौन नीचे। अरे यार वो इमेजिनरी पॉइंट था भैया, क्या तुम लोग उलझे रहते हो? मैंने कहा ना वो ब्लॉकेज जो होता है वो कोई इमेजिनरी, मैं ऐसे ही कह दिया, रोक दिया। एक रास्ता बता रहा हूं कि यहां से तुम जा रहे हो दिल्ली, और दिल्ली के बीच में लखनऊ जाम लग जाएगा तो कहां से कहां नहीं जा पाओगे। इट्स जस्ट इमेजिनरी पॉइंट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता। जब मैं कह चुका हूं कि इमेजिनरी है इमेजिनरी है इमेजिनरी है, तो यार कैसी बात करते हो? तो यहां पे समझो, सो कॉर्पुट वाला भाग हो गया, इसके बाद कॉर्पस वाला भाग हो गया, इसके नीचे कॉर्डा वाला भाग हो गया। तीन भाग है, ऊपर वाला भाग कॉर्पुट, उसके बाद कॉर्पस, उसके बाद कॉर्डा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, आप देखो डायग्राम में सबसे ज्यादा कुंडलित भाग आपको कौन सा दिख रहा है, फिर सबसे कम कुंडलित भाग कौन सा दिख रहा है, कौन सबसे ज्यादा कुंडलित आपको दिख रहा है? तो याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कॉर्पुट ये जो है ये सबसे ज्यादा कुंडलित है, सबसे ज्यादा कुंडलित है। तो आपसे याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुंडलित संरचना सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा कुंडलित है मेरे बच्चे, कुंडलित संरचना है। अधिवृषण में भी सबसे ज्यादा कुंडलित कौन है? तो याद रखना कॉर्पुट, और उसके बाद कॉर्डा के बारे में याद रखना बच्चे कि कॉर्डा जो है ना सबसे कम कुंडलित है, सबसे कम कुंडलित है। तो जो कुंडलित वाला भाग है वो सबसे ऊपर है कॉर्पुट, और सबसे ज्यादा कम कुंडलित जो होती है संरचना वो आपका भाग होता है ये आपका कॉर्डा। डन, क्लियर? ये बात बड़ा पूछा जाता है, तीन भाग हैं कॉर्पुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। इनके कोई काम आम है तो कार्य बताओ अधिवृषण का, अधिवृषण का अब कार्य बताओ कि बॉस अधिवृषण करता क्या होगा। आइए जानते हैं अधिवृषण क्या करता होगा। सो अधिवृषण का काम है यहां भी स्पर्म स्टोर होता है, स्पर्म स्टोर होता है, यहां स्पर्म स्टोर होता है, और जब स्पर्म को निकलना होता है ना, कॉर्पस मध्य वाला भाग है, ये मध्य का है, सबसे ज्यादा सबसे कम बीच वाला, तो बस बीच का रहेगा। ज्यादा और कम कोई पूछा जाता है, बीच को किसको पूछा, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। तो यहां पर भैया स्पर्म स्टोर होता है, और जब स्पर्म निकलने वाला होता है तो स्पर्म स्टोर होगा। दूसरी बात यहां पर बोली जाती है, शुक्राणु के निकलने के दौरान शुक्राणु का परिपक्वन होता है। यहां पर क्या होता है जी? परिपक्वन होता। कैसे परिपक्व करेंगे? स्पर्म को स्टोर करके रखिए यार, हमेशा स्पर्म थोड़ी ना बाहर निकलता है, स्पर्म मैक्सिमम टाइम तो रुका ही रहता है। जब रिलीज होना होगा तो यहीं से निकलेगा, यही वो जगह है, इसका घर यही है, बना के बढ़िया वो रोक के रखा हुआ है। यहां पर बहुत ओत रोग कर जो पॉइंट होता है, अरे कम कुंडलित है, दिख रहा है तो क्या हुआ, कम तो है ना, कम कुंडलित है, धीरे धीरे एकदम कुंडलित नहीं रहेगा, ऐसा हल्का कुंडलित है लेकिन कम कुंडलित है। मैंने ये लिखा है ना, तुम लोग बड़ा नीट का सवाल मस्त पूछते हो, ज्यादा कम पूछ रहे हैं तो है ही नहीं, है भी तो बोले ना। तो शुक्राणु का परिपक्वन होता है, इस परिपक्वन पे यहां पर समाज मानते हैं कि कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं बोला है मैंने, कुछ मात्रा में कैल्शियम प्रदान करता है कि जाओ मुन्ना बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें गति करनी पड़ेगी, मूव करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैल्शियम लेते जाओ हमारे पास से, और वहां पर यह स्ट्रक्चर बनता है।
ठीक है, तो ये जो इपिडायमस है हमारे पास बच्चे, ये स्पर्म को संग्रहित करके रखता है कि जब तक स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, जब तक स्पर्म, अच्छा, और यहां से छूटा भैया, यहां से छूटा तो डायरेक्टली फिर वो बाहर निकल के मानेगा, यहां से निकला तो वो डायरेक्टली फिर बाहर निकल के मानेगा, फिर कहीं ना रुकेगा, यही उसका घर है, बनेगा कहीं और बन के तैयार होके बढ़िया यहां पर रुका रहेगा, और बस इसको आदेश मिले कि बाहर निकलना है, पूरी रफ्तार से जो है यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, यहां से बाहर निकलेगा, इपिडायमस से बाहर निकलता है। समझ में आई मेरी बात? ना ना ना, अभी फ्रुक्टोज उक्टोज नहीं है, बस कैल्शियम, बस याद रखना, रोक के हमने इसको रखा हुआ है कि रुके रहना, यहां से बाहर अभी नहीं जाना, अभी जरूरत नहीं है तुम्हारी बाहर, जब मैथुन होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होगा, तब ये फिर यहां पे सेक्सुअल एक्साइटमेंट के द्वारा ब्रेन से कंट्रोल होता है और वो बाहर निकलता है। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से बाहर निकलता है और उसके बाद कहेगा कि हाँ अब बाहर निकलना है, तो चलो बाहर, इतनी काम हमारे इपिडायमस की हो गई। अब भैया यहां पर ये सबसे नीचे क्या लिखा है मैंने कि यहां स्पर्म स्टोर होता है, शुक्राणु का परिपक्वन हुआ और कुछ मात्रा में Ca2+ लिख दिया है मैंने, मतलब कैल्शियम। Ca2+ का मतलब होता है भैया कैल्शियम, तो कैल्शियम कुछ मात्रा में ही सही, ये कुछ मात्रा में सही आपको प्रदान करेगा, ये है अधिवृषण। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, मतलब कैल्शियम दे दिया कि इस कैल्शियम को तुम्हें भविष्य में आगे जब जाओगे ना तो जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहां पर याद रखना, थोड़े आगे की तरफ में जाता है कि ये तुम्हें जरूरत पड़ेगा एपिडायमस में, ये भाग है, ये भैया वृषण है, वृषण के ऊपर अधिवृषण होता है, कल डायग्राम पढ़ाया था, कुछ लिखे उखे उसको, ये शुक्रजनक नलिका, ये देखो आधा डायग्राम यहां पे डिटेल कर दिया, अब टुकड़े टुकड़े में आगे पढ़ रहे हैं तो ये बात हो गया। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। ठीक है भाई, और आगे चले तो इसके बाद अब ये हो गया नलिकाओं पे, ये अधिवृषण हो गया, ये बात हमने जो पढ़ाया वो अधिवृषण हो गया। अधिवृषण के बाद कहां पहुंचा स्पर्म में? अधिवृषण के बाद वो पहुंचा बेटा शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक में। तो इसके बाद वो छठवीं संरचना कहलाएगी शुक्रवाहक, जिसका नाम है वासा इफरेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया का मतलब ये होता है कि भैया ये क्या करेगा, यह शुक्राणु को, ये क्या करता है, शुक्राणु को वृषण कोश से बाहर ले जाता है, वृषण कोश से बाहर ले जाता है। बाहर कहां ले जाएगा, बाहर ले जाता है, मैं हम बताता ना जी बाहर कहां ले जाता है, बाहर कहां ले जाता है, लेकिन ले जाता है, ये डिफरेंसिया है। अच्छा डिफरेंसिया लिख दिया, डिफरेंसिया, डिफरेंसिया, हाँ डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया वृषण कोश से बाहर लेकर जाता है। अब जब ये बाहर लेकर जाएगा तो इसको ब्लॉक करना ज्यादा आसान है। ये कैसा दिखता है, ये आपका मान लो ये वृषण वाला भाग है, ठीक है, और इस वृषण से यहां से आ रही है अधिवृषण वाली पाइप। ठीक, अब इस अधिवृषण वाली पाइप से ऐसे बाहर जा रहा है और ये हमारा पूरा वृषण है, ये पूरा हमारा वृषण है। तो वृषण को बाहर ले जाने का काम यही कर रहा है, वृषण से बाहर ले जाने का काम, मतलब पूरा वृषण कोश और बना हुआ है, उससे बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो क्या अकेला ये यहीं पर यही बस होता है? नहीं नहीं नहीं, और भी लोग होते होंगे ना बॉस, और भी लोग होते होंगे। तो ये पाइप आगे जा रही है, यहीं से आपकी धमनी भी अंदर आती है, धमनी भी अंदर आती है, यहीं से इंसान का शिरा भी अंदर आता है। तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा जगह है जी जहां से सब जा रहे हैं? ये हमको दिख रहा है, धमनी दिख रहा है, ये हमको सिरा भी दिख रहा है, यहीं से सब लोग आ रहे हैं और इन्हीं जगहों से हमें जा रहा है शुक्रवाहक। तो कौन सी जगह है ये? इसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड, स्पर्मेटिड
कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है स्पर्मेटिड, मतलब इसे शुक्र का रज्जू कहते हैं। शुक्र का रज्जू, स्पर्मेटिड कॉर्ड, ये रज्जू है। इस रज्जू से आपकी वाहिका भी बाहर जा रही है, इसी से धमनी भी बाहर जा रही है, इसी से सिरा भी बाहर जा रहा है। आप इसे रज्जू की जगह स्पर्मेटिड कॉर्ड ही याद रखना, ज्यादा सवाल यहीं से आता है। बेहतरीन सवाल, मजा आ जाएगा कि भैया आपका जो वासा इफ्रेंसिया है वो वृषण कोश से बाहर कौन सी पाइप से जाता है। वृषण के जो वृषण का रज्जू है या शुक्र रज्जू इसे अपन कहते हैं। ये स्टार बनाकर यहां पर लिखते ही चलो, लिखते ही चलो। तो वृषण कोश से आपका जो शुक्रवाहक है, शुक्रवाहक है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड, याद होते जा रहा है ना। इसी को आप वृषण रज्जू भी कहते हो, इसी को आप शुक्र रज्जू भी कहते हो। यही हिंदी नाम है। से बाहर निकलता है, से बाहर निकलता है। याद हो गया? ये बात याद रखना कि और बाहर निकलता है तो ये न वो रज्जू की जरूरत पड़ेगी, जहां से ये बाहर जाता है वहीं से धमनी, जीरा, फलाना ढिमकाना ज्यादा आता है। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? अरे जल्दी बोलो, यहां तक बात क्लियर? यहां पर पॉइंट आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये यहां से बाहर निकल रहा है, स्पर्मेटिड कॉर्ड से बाहर निकल रहा है। ठीक है भाई, ये वृषण कोश से बाहर ले जाता है। इतना काम हमारा यहां पर फिर से हो गया। शुक्रवाहक, कोई काम नहीं है, बस शुक्र से वाहक ले जाता है। अब यहां पर आ गया, अगर आप इसे ब्लॉक कर दो, ये है वासेक्टोमी, इसे ही वासेक्टोमी कहते हैं मेरे बच्चे। इसके बाद का भाग पूरा एम्पुला है। इसे यदि जैसे शल्य चिकित्सा के द्वारा अगर मान लेते हैं इसे शल्य चिकित्सा कर दी गई, शल्य चिकित्सा के द्वारा, अगर शल्य चिकित्सा के द्वारा इसे बांध दिया जाए, इसे काट कर बांध दिया जाए, अगर इसे आप काट कर बांध दिया जाए तो इसे वासेक्टोमी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वासेक्टोमी कहते हैं। तो ये बात आ गई कि वासेक्टोमी कहते हैं, इसी को कहते हैं शुक्र वाहक उच्छेदन। इसी का नाम क्या है बच्चे? काट कर बांध दिया जाए तो इसे वासेक्टोमी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वासेक्टोमी कहते हैं। तो ये बात आ गई कि वासेक्टोमी कहते हैं, इसी को कहते हैं शुक्र वाहक उच्छेदन। इसी का नाम क्या है बच्चे? शुक्रवाहक उच्छेदन। और शुक्रवाहक उच्छेदन का मतलब यह है कि वासेक्टोमी हो गई। शल्य क्रिया के द्वारा इसी को ब्लॉक करते हैं। इसे सामान्य भाषा में नसबंदी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? नसबंदी। कितनी बातें आपको शुक्रवाहक के बारे में समझ में आई? कितनी बातें आपको शुक्रवाहक के बारे में समझ में आई कि शुक्रवाहक जो है वो शुक्राणु को पूरे वृषण कोश से बाहर ले जाता है। अगर हम इसी को ब्लॉक कर दें तो स्पर्म बाहर जाएगा ही नहीं। अब जब स्पर्म बाहर जाए, अच्छा बाहर जाता कहां से है बताइए? स्पर्मेटिड कॉर्ड से। एकदम सादी भाषा में लिखा है मैंने, वृषण रज्जू या शुक्र रज्जू से बाहर जाता है। अब अगर आप इसे बाहर जाने से रोकना चाहते हैं, नसबंदी करवाना चाहते हैं, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा याद रखना, काटना पीटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। तो आप इसे वासेक्टोमी, शुक्रवाहक उच्छेदन कह सकते हो। सामान्य भाषा में इसे नसबंदी कहते हैं। अब एक सवाल फिर जागेगा कि भैया अच्छा खासा जा रहा था, नहीं जाने दिया, अब स्पर्म कहां जाएगा? तो फिर एक बात सवाल आता है, एक बार फिर से सवाल आता है कि भैया इसको जाने तो देना था, अब नहीं गया तो कहां गया? तो याद रखना यहां पर स्टर बनाकर ये रहा बड़ा सवाल। मोहम्मद जी बताइए, बड़ा सवाल है। तो वासेक्टोमी के बाद
वासेक्टोमी, या फिर आप इसे लिखेंगे शुक्रवाहक उच्छेदन के बाद। उच्छेदन के बाद। तो अगर एक बात बताओ, तुमको घर से ना निकलने दिया जाए, तुम्हारा दरवाजा बंद कर दिया जाए, उच्छेदन, उच्छेदन के पश्चात, तो तुम कहां जाओगे बताओ? अगर तुम्हारा घर बंद कर दिया जाए बाहर गेट से, तुम कहां जाओगे? तो तुम जाओगे कहां? तो बताओ। तो उच्छेदन के पश्चात, अगर शुक्रवाहक उच्छेदन हो गया पश्चात, शुक्राणु कहां जाते हैं? कहां जाते? तुम्हारा घर अगर ब्लॉक कर देंगे, खिड़की से निकल जाओगे? मजाक चल रहा है? खिड़की ऐसी खुली हुई है क्या? गेट ब्लॉक कर दी ना, स्पर्मेटिड को नहीं काटते भैया। वासेक्टोमी वास डिफरेंस को काटते हैं, वासेक डिफरेंस को, वास डिफरेंस को काट के बांध देंगे, स्पर्मेटिड कॉर्ड को काट देंगे तो धमनी शिरा भी रुक जाएगी, कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा? अरे ये रास्ता है जी, ये रास्ता जो पूरा स्पर्म से बाहर निकल रहा है ना, ये रास्ते का नाम क्या है? ये रास्ते का नाम स्पर्मेटिड कॉर्ड है। और डायग्राम बना देंगे, टेंशन ना लो, इसमें कोई बात थोड़ी है। ये जो यहां से निकला, ये पाइप बाहर कैसे जाएगी? एक रज्जू से जाएगी, यहीं से आया था वृषण। ये पहले इसी का नाम इंग्विनल कैनाल था। इंग्विनल कैनाल ही वृद्धि करके ये स्पर्मेटिड कॉर्ड बनाता है। यहीं से वृषण ऐसे नीचे आया था, अब यहां पर टिका हुआ है, यहां से पाइप बाहर जा रही है। तो कहां जाएगा? तो भैया यहां पर शुक्राणु जो है वो अधिवृषण में, सवाल बड़ा जरूरी है, अधिवृषण में संग्रहित होता है। तो अधिवृषण में संग्रहित होता है, वो वहीं से रहता है और वहीं रहेगा, वहीं मर जाएगा, वहीं से मदर पूरा उसे स्टोर करेगा, फिर से उसके पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। इसे कहते हैं अधिवृषण में संग्रहित होता है। और या फिर आप लिखें कि अधिवृषण के दौरान, अधिवृषण में अवशोषित हो जाता है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है, अवशोषित हो जाता है। जिपमर में एक बार पूछा गया है कि भैया अगर वृषण बाहर ना निकले तो करेगा क्या? कैंसर आंसर तो ना हो जाएगा? तो बोला ना 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 ना, कैंसर आंसर नहीं होगा। इसके अलावा किसी और को काटे तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अधिवृषण के अवशोषित में अवशोषित हो जाता है, रुकता है कुछ देर, बोलता है अब कहां जाएंगे, बाहर कहां जाएंगे, नहीं जाने दे रहे हैं, तो अंततः बेचारा मर जाता है। और मरने के बाद वहीं उसके सभी अस्थि पंजर पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। ठाकरे जी धैर्य रखिए, वो भी आएगा। अभी हम सिर्फ वासेक्टोमी वासेक्टोमी पढ़ा रहे हैं, तो अधिवृषण में अवशोषित हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? अरे हाँ ना, ठीक है, अवशोषित हो जाता है। अब एक सवाल यहां पर पूछा जाता है कि यार जहां से पदार्थ निकला और जहां पदार्थ अवशोषित हो गया, ठीक है, 2 दिन 2 डेज, ओनली 2 डेज, 72-74 दिन लगते हैं बनने के लिए, और उसके बाद वो मर जाता है। 2 दिन जिंदा रहता है। कहीं कहीं पर जैसे अगर उसके अंडवाहिनी के अंदर हुआ तब 7 दिन जिंदा रहता है। अदरवाइज इसका लाइफ स्पैन 2 to 7 डेज, 2 से 7 दिन जिंदा रहने की क्षमता है। बहुत सिर्फ 2 दिन, और अगर वहां अंडवाहिनी में चला गया तो 7 दिन जो है वो हो जाता है। यस प्रजापति जी, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वही वास डिफरेंस को काटते हैं। ऐसे ही बोल के किडनी बोल के आंत को काट दिया और आंत को बोल के किडनी काट देंगे तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता है जी। पता होता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप भी आज अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बात याद रखना है। तो ठीक है भाई, अधिवृषण में अवशोषित हो जाता है, इसीलिए इसे अपन कहते हैं। अधिवृषण के लिए एक और शब्द आता है, अधिवृषण जो है वो शुक्राणु का, ये बात याद रखना, शुक्राणु का रिजर्वेयर है बेटा। क्या है बेटा? ये रिजर्वेयर कहते हैं। रिजर्वेयर का मतलब ये होता है, मतलब रिजर्वेयर क्या बोलते हैं उसे? मतलब जो भी जहां से वो संग्राहक है, संग्राहक है, संग्राहक है। तो ये एक लाइन बहुत नीट में कई बार पूछी गई है कि भैया हु इज द रिजर्वेयर ऑफ शुक्राणु? शुक्राणु का रिजर्वेयर कौन है? हाँ, तुम काट सकते हो लल्ला, बिल्कुल काटो। क्या नाम है? कृष्णानंद, पकड़ डालो, कृष्ण मोहन, पकड़ लो आज इस अधिवृषण के भाग को और काट डालो फटाफट। लेकिन याद रखना, दूसरे का मत काट देना, ठीक है? नहीं तो पूरा वृषण ही गायब कर दो।
तो खुद के ऊपर पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करना, ठीक है भैया। तो हु इज अ रिजर्वियर ऑफ स्पर्म, ये सवाल बड़ा दिमाग खराब करता है। अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन में भी आ गया ये कैसे, आखिर ये हुआ कैसे, तो याद रखना अगर स्पर्म बाहर जा रहा है तब तो ठीक है, पर स्पर्म हमेशा बाहर तो नहीं जा रहा है, तो 2 दिन के बाद इसको मरना भी है। तो हमारे शरीर में जब कोई चीज मरती है ना तो हम उसको वेस्ट नहीं जाने देते, हम उसे कहते हैं कि यार जब तुम मर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। जैसे मान लो कुछ चीज अगर खराब हो गई तो उसका कचड़ा भी तो कभी ना कभी काम आएगा ना। उस कैल्शियम के पास है, कैल्शियम है उसके पास, न्यूट्रिशन है उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास, वो चाहिए, तो वो सारी चीज फिर से अधिवृषण अवशोषित कर लेता है और दोबारा जब स्पर्म आएगा तो उसको देने में भी समय लगता है। स्पर्म बनने में 72 दिन 72 डेज 72 दिन लगते हैं, 72 दिन लगते हैं, और मरने में मात्र 2 से 7 दिन, वो भी बहुत अच्छी स्थिति हुई तो 7 दिन, अदरवाइज 2 से 3 दिन में मर जाएगा। तो यहां पर कहानी भैया अधिवृषण शुक्राणु का रिजर्वियर संग्राहक है, उसका संरक्षक है। संग्राहक लिख सकते हो, संरक्षक कहते हैं असल में उसे। संरक्षक मतलब जब जब स्पर्म को, संरक्षक है वो, जब स्पर्म को जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन की या फिर कोई पदार्थों की, तो वो उसे पदार्थ थोड़ा बहुत देने का काम अधिवृषण करता है। से यस, ये गॉट माय पॉइंट, यहां तक बिंदु आपके दिमाग में बैठ गए तो कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम ग्रंथियों की तरफ में जाएंगे और ग्रंथियों की कहानी की तरफ हम आगे बात करेंगे, ठीक है बॉस। तो ये सारी कहानी आपको एक बार फिर से दिमाग में बता देता हूं, बहुत छोटी बात है लेकिन इनके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं और दिमाग खराब होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं बेटा, सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है बच्चे ध्यान रखना कि सहायक नलिकाएं जो होती हैं शुक्र जनक नलिका से ट्यूबुलाई रेक्टी में जाएंगी, फिर वृषण जालिका में जाएंगी, फिर वासा इफ्रेंशिया में, फिर अधिवृषण में। सबका अपना काम है, ये बनाएगा, ये ले जाएगा, ये थोड़ी देर रखेगा, ये वासा इफ्रेंशिया उसको उधर ले जाएगा अधिवृषण में, और अधिवृषण में बहुत देर तक रहते हैं, जब तक निकले ना तब तक रहेगा। फिर यहां पर सवाल आया कि भैया शुक्रवाहिका वो चीज है जो वृषण से बाहर ले जाती है, जो वृषण से बाहर ले जाती है। जब बाहर ले जाती है, ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट ये आगे की तरफ में जाता है, वृषण जालिका शुक्रवाहिका, ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई है। फिर आए भैया कॉपुट की तरफ में, तो कॉपुट, कॉर्पस, कौडा। कॉपुट सबसे ज्यादा कुंडलित है, कॉर्पस थोड़ा कम, कौडा उससे भी कम। ये लोग स्पर्म को संग्रहित रखते हैं कि भैया थोड़ी देर रुके रहो, ठहर ले लो, न्यूट्रिशन ले लो, खाना खा लो, जो भी है, उसके बाद जाना आगे की तरफ में, बस इनका काम यही होता है। अब जब बाहर जा ही रहे हो तो कहीं से जा रहे हो यार, तो बाहर का रास्ता वासा डिफरेंशिया से आता है। वासा डिफरेंशिया बाहर ले जाती है, कहां से लेकर जाएगी, उस रास्ते का नाम क्या है, स्पर्मेटिड कॉर्ड है उस गली का नाम जहां से वो वृषण से बाहर निकलता है, ठीक है। अब यार अगर शल्य चिकित्सा से इसको अगर काट के बांध दो तो वासेक्टोमी कहलाती है, इसको अपन ये सारी चीज कहते हैं। और एक सवाल आता है कि अगर स्पर्म बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, हाँ इंग्विनल कैनाल से बनती है अनामिका, वो कल मैंने बताया था कि सारे भाग ही इंग्विनल कैनाल से, इंग्विनल कैनाल से नहीं बनती है, ये बनती है वहां पर जो हमारे पास मुलेरियन डक्ट थी, मुलेरियन डक्ट से ये सब के सब बनते हैं, ये सब के सब बनते हैं। फिर हमारे पास अगर बाहर नहीं गया तो अधिवृषण में ही अवशोषित हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई बात। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे डिटेल करते हैं। बेटा नोट्स बनाने पड़ेंगे, यूट्यूब में बहुत शॉर्ट में पढ़ा हुआ है हमने इसको, सिर्फ एनसीईआरटी देखा है, यहां पर थोड़ा सा डिटेल में चल रहा है, तो आप उस चीज को भी पढ़ लेना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आते ही हैं। दिमाग सिलेबस के बाहर नहीं होता कुछ, लेकिन सवाल नहीं बनते, दिमाग खराब होता है। आगे बढ़ते हैं। तो बॉस हुआ ये कि ये है वृषण है और ये है वृषण कोश। मतलब एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, आप इसे देख लेंगे तो थोड़ा सा आपकी कहानी और आराम हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट समझते हैं बात को कि हमारे पास 3 ग्रंथियां थी। पूरा भाग नहीं बनाएंगे, सीधा सा भाग बनाते हैं और उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पूरे भाग को नहीं बनाएंगे, जितना अधूरा भाग अपन बना सकते थे अपन उसको बनाएंगे। ये उस तरफ भी वैसा ही होगा और इस तरफ भी वैसा ही होगा, है ना, इस तरफ भी वैसा ही होगा। ये वृषण का कोश है, ये वृषण का कोश है,
अंदर उसके वृषण बना देते हैं। वृषण को बार बार डिटेल करने की जरूरत नहीं है, वृषण को बार बार डिटेल करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने कर ही लिया है। ये हमारा भाग इधर का वृषण है, गौर करना बच्चे यहां पर बात। इसके बाद यहां से पाइप, अरे यार बार बार इधर जाओ, इसके बाद यहां से पाइप निकली और ये पाइप यहां से कुंडलित होते हुए ऐसे 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 आई, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? अधिवृषण। ये फुल डायग्राम बना लेना बेटा ताकि तुम्हें अभी कंफ्यूजन ना हो। और ये पाइप यहां से ऐसे बाहर निकलेगी, गौर फरमाना, ठीक है। और आगे जाकर ऐसी पाइप ये बढ़ती चली जाती है और किसी ना किसी चीज से ऐसे मिल गई, फिर ये पाइप हो गई। तो अब इस बात को समझो, ये जो भाग बता रहा था ना, इसी को कह रहा था मैं वृषण रज्जु। यही भाग है वृषण के रज्जु का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान समझना। ये वाला भाग है मेरे बच्चे वृषण, ये वाला भाग है आपका अधिवृषण। फिर से एक बार डायग्राम बना लेना, हर एक चीज का डायग्राम बता रहा हूं तो ध्यान से समझना। ये वाला भाग होता है जिसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? इतने बिंदुओं को हम पढ़ के आ रहे हैं, इतने बिंदुओं को हमको पढ़ के आ रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया। तो यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना, इनके ऊपर सवाल आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बंधु। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान लगाकर मेरी बात को सुनना तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीजें। ये पाइप आगे की तरफ में गई, अब ये पाइप यहां से 3 अलग अलग ग्रंथियों से मिल रही है। तो 3 अलग अलग ग्रंथियों से, अभी तक सिर्फ शुक्र था, अभी तक सिर्फ शुक्र था। शुक्र के नीचे आपको यहां पर एक और ग्रंथि ऐसी दिखाई देगी, और इसके बाद एक और छोटी सी ग्रंथि इसको मिलेगी, और तब जाके आगे ये मूत्र का निर्माण होगा। और ये मूत्र भी यहीं से मिलता है, उसी के पास में। और इसके पीछे इधर, इसके पीछे इधर पे यहां पर एक और भाग है जो आगे जाकर मिलता है, जिसे हम कहते हैं मूत्राशय। तो भैया इनका नाम भी कुछ बदलता जाता है। आप इन सब चीजों को देखिए। यहां पर हम लोगों को यहां पर पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन सी चीज मिल रही है। तो यहां तक इसके पास में जो मटेरियल है बेटा वो सिर्फ स्पर्म होगा। इनके पास जो मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु है। अब यहां से सवाल को थोड़ा सा सुनना, डायग्राम समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? उसके अंदर लोहा होता है, चांदी होता है, सोना होता है। वृषण के अंदर के पदार्थों को ही पढ़ा रहे हैं भैया अभी प्रजापति। उसके अंदर ना लोहा होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा लोहा। कैसा सवाल है? वृषण के अंदर तुमको पढ़ाया, वह वृषण एक जाल शुक्रवाहिका होती है, शुक्रवाहिका के अंदर फिर बाकी चीजें होती हैं, शुक्रजनक नलिका होती, क्या होता है उसके अंदर? वृषण के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? ये क्या सवाल है? क्या चीज? अभी मैं जो पढ़ा के वो सब काला अक्षर भैंस बराबर ऊपर चला गया। इतना मेहनत करने के बाद वही पूछ देते हैं कि होता क्या है ना? ऐसा सवाल दुख कर देता है, मन दुखी हो जाता है, दिल से बुरा लगता है कि भैया अभी इतना देर से पढ़ा के आया कि यहां पर शुक्रजनक नलिका है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, उसके बाद भी ये हाल। तो आओ बंधु, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, बच्चे हैं, मिस्टेक करते रहते। कौन सी ग्रंथि है ये? शुक्राशय। तो पहले वो शुक्राशय से मिला, फिर कौन सी ग्रंथि से मिला? पुरस्थ ग्रंथि से मिला। फिर कौन सी ग्रंथि से मिला? काउपर से मिला। अरे मिला ना, काउपर्स ग्रंथि से भी मिला। तो सबका नाम आखिरी में मूत्र मार्ग। यार इसमें से स्पर्म निकलता है और हम नाम रखे हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो आपको जानना है कि यूरेथ्रा बनने से पहले उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे नाम बनता है। तो आइए इसको समझते हैं, आगे समझते हैं कि कहानी बढ़ेगी कैसे। तो थोड़ा सा फ्लो चार्ट, फिर ये वाला डायग्राम फिर एक बार आता हूं। तो देखो यार, हमारे पास शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहक है। अब इसके बारे में याद रख, अरे शुक्रवाहिका इज ऑल्सो पाइप। शुक्रवाहिका पे, शुक्रवाहिका में जब शुक्रवाहिका आगे जाती है तो किससे मिली? शुक्रवाहिका
वाहिका आगे जाकर एक और पाइप से मिलती है जो आ रही है कहां से? शुक्राशय से। शुक्राशय का काम बताता हूं, बस इतना जानो कि शुक्राशय ग्रंथि है, कुछ पदार्थ मुक्त करता है, उसके भी पदार्थ यहां से आते हैं। अभी थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट टाइप का है, तो आप इसको थोड़ा सा पहले समझ लो, तो फिर मैं आगे बताता हूं। ये दो पाइप मिलकर एक पाइप बन गई। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला मैंने? शुक्रवाहक है, वहां से शुक्रवाहक शुक्राशय से भी एक पाइप आ रही, दोनों पाइप का डायरेक्शन मैंने दिखा है, दोनों मिलकर एक पाइप बन गई। अभी एनसीईआरटी का हाईलाइट को कोई मतलब ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है एनसीईआरटी के अंदर का, अभी सब बाहर बाहर का चीजें चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइट कराएंगे। अरे सुनो ध्यान से कि शुक्रवाहक और शुक्राशय की दोनों की पाइप मिली और मिलने के बाद नई पाइप बनाती है, इसे हम कहते हैं सामान्य स्खलन नलिका। सारे बच्चे ध्यान रखना, इसका नाम क्या है मेरे बच्चे? सामान्य स्खलन नलिका। आपसे पूछा जाएगा किससे किससे मिलकर बनी है? कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट किससे किससे मिलकर बनी है? नीट का प्रश्न है बंधु इस पे, तो बहुत ध्यान लगाना। शुक्राशय और शुक्रवाहक और शुक्राशय दोनों के पदार्थ मिलेंगे। इधर से कौन आ रहा है जी? इधर से शुक्राणु आ रहा है। यहां से कौन आ रहा है? यहां से आ रहा है शुक्राशयी द्रव। यहां से कौन आ रहा है? शुक्राशयी द्रव आएगा। दोनों मिले, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट में उसी समय एक पाइप आती है जो आती है मूत्राशय से, और एक बार ये मूत्राशय से जो पाइप आती है, इस पाइप को आगे जाने के बाद कह देते हैं मूत्र मार्ग, मतलब यूरेथ्रा, और आखिरी में ये जाकर खुलती है, इसे अपन कहते हैं यूरिनल ओरिफिस। मतलब इसे आप कह सकते हैं कि भैया ये मूत्र का मार्ग है और मूत्र का द्वार है ये। तो अब कहानी शुरू होगी, पुराना पूरा रिवीजन कराया जाएगा, इस बात को ध्यान पे रखना है। तो शुक्राशय है, शुक्राशय के बाद में यहां पर अपने अपने वॉल्व होते हैं बेटा। यहां पर शुक्राशय है, शुक्राशय के तुरंत बाद पुरस्थ भी होता है, लेकिन आप इसे सामान्य मान सकते हैं। मेन पाइप आती है वो यहीं से। ठीक है, तो यहां पर याद रखना शुक्रवाहक है, शुक्राशय है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, मूत्र द्वार है, ये इनका रास्ता है कि भैया यहां से यहां तक पाइप आई तो ठीक था। इन पाइप का नाम, ये जो पाइप आपको दिख रही है ना, इसका नाम आप सामान्य स्खलन वाहिका रखोगे। अब उसका नाम पड़ गया सामान्य स्खलन वाहिका। सबके पास अपने अपने वॉल्व होते हैं बेटा, जो कंट्रोल होता है ब्रेन के ऑटोनोमस नर्व सिस्टम से। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब यहां पर मूत्र मार्ग बन गया, तो अगर हल्का हल्का समझ में आया है तो अब एक बार फिर से हम लोग इसके पूरे रास्ते को एक बार ध्यान से हम समझते हैं कि पूरा रास्ता क्या है, शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो ये पॉइंट नहीं बेटा, स्पर्म कभी भी निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है, स्पर्म का कोई बात नहीं है। यहां तक बात समझ में है? पूरा रास्ता एक बार याद रखना है। कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक सिवाय इस बात के स्पर्म निकला और निकलते 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 कहां कहां गया और क्या क्या किया, उसके पूरे रास्ते को, पाथवे, स्पर्म पथ, गमन पथ को पूरा मैंने बताया है। काम प्रोस्टेट शुक्राशय का एक अलग चीज है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ना। अभी सिर्फ रास्ता, सहायक नलिकाएं, तो नलिकाएं याद रखना। हाँ जी, कैसी बात कर रहे हो? स्पर्म का निकलना ब्रेन से कंट्रोल होता है। जो आपका सोमैटिक नर्व सिस्टम है वो आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है। जब सेक्सुअलिटी होती है तो उसे निकलना है कि नहीं निकलना, इस तरीके से ज्यादा होता है। हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं ब्रेन से ऑटोनोमस कंट्रोल, इन सब चीजों के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। तो आ जाओ मेरे बच्चे, बना कैसे? रास्ता है, कल तक उसका नाम शुक्रवाहक था और शुक्रवाहक की नलिका थी, यहां से स्पर्म की नलिका थी, दोनों को मिलकर अब वहां से स्पर्म भी जा रहा है, शुक्राशय भी, दोनों मिल रहे हैं, सीमेन बन रहा है, तो उसका नाम कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट पड़ जाता है कि कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट है। फिर इसके बाद मूत्र
परिणाम पड़ जाएगा, क्योंकि यहां से मूत्र भी निकल रही है और ज्यादातर तो मूत्र ही निकलता है, वीर्य तो कभी कभार निकलता है, वीर्य तो कभी कभार निकलता है, ज्यादा समय तक यहां पर क्या बोलते हैं मूत्र निकलता है। इस तरीके से ये पॉइंट बनता है। स्केलेट किए भी स्पर्म क्यों निकल, वो मतलब बताया ना, वो ब्रेन का कंट्रोल है। अगर आपके ब्रेन पे कंट्रोल है, ब्रेन को लगता है कि उसे रिलीज हो जाना चाहिए तो वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बिना स्खलित, अगर आपके ब्रेन को कंट्रोल, रात के समय आपके दिमाग में अगर किसी समय ऐसे कोई ख्याल आ रहे हैं जिसमें स्खलन हो रहा है तो वो स्खलन हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन कंट्रोल। इसीलिए कहते हैं कि वीर्य के मामले में ब्रेन बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, जितना ब्रेन उतना बढ़िया। अब आओ बंधु, तुम्हें पूरा रास्ता पढ़ाते हैं, स्पर्म का पथगमन कहां कहां गया उसका कार्य तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। अब शुरू करते हैं फिर से कहानी पूरी। तो देखो यार, सबसे पहले स्पर्म, चलो बताओ तुम्हें लोग, शुक्र जनित नलिका। पहला पार्ट क्या होता है? शुक्र जनित नलिका, ठीक है। सबसे पहला भाग हमारे पास में है, कहां गया जी, ये क्या है? हाँ, तो ये हमारे पास में पहला भाग है शुक्र जनित नलिका, जनित नलिका, ये पहला भाग है। स्पर्म बनता है, सबको पता है। इसके बाद कहां गया स्पर्म जी? इसके बाद गया ट्यूब्यूलाई रेक्टी में। कहां पर गया है ये? ट्यूब्यूलाई रेक्टी में, बढ़िया। इसके बाद कहां गया? ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद वो पहुंचता है वृषण की जालिका में। तुम्ही लोग को बताना है मेरे भाई, रिवीजन तुम्हारे लिए ही हो रहा है। वृषण जालिका, फिर कहां पे पहुंचा? ये पहुंच गया आपकी शुक्र वाहिका में। कहीं रुकता है, कहीं ठहरता है, कहीं खाना लेता है, फिर लेगा अधिवृषण। अब अधिवृषण के 3 भाग आपको पता है, तो पहले कॉपुट में, फिर कॉर्डा में, फिर कॉर्पस में। पहले कहां जाएगा? पहले कॉपुट, आप इसे लिख लेना कि पहले कॉपुट में, फिर कॉर्पस में और फिर कॉर्डा में। कॉपुट, कॉर्पस और उसके बाद कॉर्डा। ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार कि पहले कहां गया, तो कॉर्डा में। फिर कहां पहुंचा दिए? जैसे हम पहुंचा दिए उसके बाद शुक्रवाहक में, ठीक है भाई। शुक्रवाहक के बाद कहां पहुंचा वो? शुक्रवाहक के बाद पहुंचा है ये मतलब स्खलन नलिका, सामान्य स्खलन नलिका, सामान्य स्खलन नलिका। और सामान्य स्खलन नलिका के बाद वो पहुंचता है मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग के बाद वो स्खलित हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ये है पूरा स्पर्म का रास्ता, आपको दिमाग में बैठा रख लेना। ये तो पढ़ा दिया है भाई। अभी ये तो एक बार फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी तुम लोग बोलोगे कि यार स्लोली पढ़ाओ, ये कैसा सवाल है हरेंद्र जी? है इतना आराम से कहां जाना है बताओ? मेरे को अभी छोड़ के तुरंत तुम लोगों को, मेरे को पनवेल निकलना है, ठीक है। तो ये तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, नाम याद हो जाना चाहिए ना भाई यहां पर अब तक इन सब चीजों का। अब उसका तो बस मैंने सीक्वेंस लिख दिया है, तो कह दो हाँ कि यार अब चीजें बन जाएंगी। स्पर्म कहां कहां क्या क्या होता है, अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है 8 के बाद 9वां नंबर। डन? नहीं होता पॉसिबल सत्यम मिश्रा जी, नहीं होता पॉसिबल, ठीक है, नहीं होता पॉसिबल भैया। चीजें बनने में समय लगती है यार। कोशिका विभाजन तुरंत हो जाता है, जैसे घाव है हमारा तुरंत बन जाता है, बहुत ज्यादा बनाना है, 72 दिन चलती है प्रक्रिया आराम से। विभाजन ही भर थोड़ी करना होता है, अर्धसूत्री विभाजन जानते ही हो, बहुत काम लगता है, बहुत मजा आता है। हाँ, इसीलिए इतने बार चित्र बनवाए हैं जी, ताकि आप लोग को ये याद हो जाता है। अरे एक डायलॉग नहीं है क्या पनवेल वाला, मुंबई के पास पनवेल वाला, जल्दी बोल पनवेल निकलना है, वैसी वाली बात है। जल्दी जल्दी निकल हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है भैया जी, समझे? तो ये बात है शुक्रजनक नलिका, ट्यूबुलाई रेक्टी, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, सामान्य स्खलन नलिका, मूत्रमार्ग, स्खलित नली स्खलन हो गया, स्खलित हो गया। और ये पूरा इसका रास्ता है, इसको आप लोगों को ध्यान पे रखना है, ठीक है। हाँ, वो देते हैं, वो देखते ना, अभी तो ग्रंथियों को पढ़ेंगे ही, वो सारी चीजों को कि कौन सी ग्रंथि कहां पे भी। ये हो गया पूरा रास्ता हमारा, ये क्लियर है। तो अब हम आएंगे ग्रंथियों की तरफ में। डन हो गई बात बच्चे यहां पर, ठीक है, यहां तक क्लियर है।
रास्ता पूरा क्लियर? सहायक नलिकाओं की बात आप लोगों को समझना है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गई? अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर का भाग जिसे हम कहते हैं बेटा सहायक ग्रंथियां। तो आइए अब हम ग्रंथियों की बात करते हैं। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो स्पर्म, देखो यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को याद करना होता है, और फीमेल वाला भाग बड़ा इजी होता है, फीमेल को पढ़ना बड़ा आसान होता है, पर मेल की प्रक्रियाएं आसान है और फीमेल की प्रक्रियाएं बड़ी कठिन है। तो इसलिए आपको यहां पर यह पॉइंट ध्यान रखने का है। आ जाओ बच्चे, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि होती है हमारे पास शुक्राशय। गौर करो, शुक्राशय, इसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल हम इसे कहते हैं। क्या क्या बोला जा सकता है इसके बारे में? कि शुक्राशय के बारे में पहला चीज तो याद तक याद रखना बेटा, एक जोड़ी होती है। पहला सवाल ये जो पूछा जा चुका है आज तक नीट में कि एक जोड़ी होती है कि एक होती है, तो आप बताना भैया ये होती है एक जोड़ी, ठीक है? एक जोड़ी होती है, पहला पॉइंट एक जोड़ी होती है, ठीक है? अब यहां पर अगला पार्ट आता है कि ठीक है यार ये जोड़ी तो होती है। दूसरी बात यहां पर यह क्या रिलीज करता है? यह शुक्राशयी द्रव मुक्त करता है। यह शुक्राशयी द्रव मुक्त करता है। इन दो लोगों से, ग्रंथियों से शुक्राशयी द्रव मुक्त होता है। इनके पास बड़ा अच्छा ग्रंथि होती है, मुक्त होता है। यह सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा का मतलब होता है शुक्राशयी द्रव्य मुक्त करता है। द्रव ना, द्रव्य नहीं, द्रव। यह सेमिनल प्लाज्मा का, किसका बेटा? सेमिनल प्लाज्मा का। सेमिनल प्लाज्मा मतलब एक द्रव होगा पूरा, सेमिनल प्लाज्मा का 60 से 70% भाग बनाता है। 60 से 70% भाग बनाता है। आप याद रखना कि सहायक ग्रंथियां, तीनों ग्रंथियां मिलकर एक द्रव बनाती है। ग्रंथियां मिलकर, पूरी ग्रंथियां मिलकर एक द्रव बनाती हैं जिसका नाम है सेमिनल प्लाज्मा। अब आप ये कहेंगे कि भैया ये सेमिनल प्लाज्मा है क्या? तो आप याद रखना बेटा, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास शुक्राणु था, हमारे पास शुक्राणु था, पर यह शुक्राणु ऐसे ही थोड़ी ना भेज देंगे कि मर जाए जाके वहां पर बेचारा, ऐसे कैसे मरेगा? तो यहां पर यह शुक्राणु जो है ये सेमिनल प्लाज्मा से मिलता है। ये सेमिनल प्लाज्मा से जाकर मिलता है, और आपको पता है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा और ये दोनों मिलकर वीर्य बनाते हैं। वीर्य का मतलब होता है सीमेन। तो बॉस, सीमेन बनाने के लिए आपको शुक्राणु में सेमिनल प्लाज्मा डालना पड़ेगा कि शुक्राणु को पोषण मिलता रहे, शुक्राणु को थोड़ा घूमने उमने के लिए जगह मिलती रहे, अदरवाइज स्पर्म मर जाएगा बेचारा। तो स्पर्म के याद में याद रखना क्या है? मूत्राशय के आधार पर होती है ये। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है? तो शुक्राशय सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो जगह का कोई बड़ी बात नहीं, वो तो जगह तुम्हें दिख ही रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? वीर्य सीमेन दोनों बनता है। तो यार आपको चाहिए माध्यम, आपको चाहिए माध्यम, इसको मैं और डिटेल में करूंगा। तो एक द्रव मुक्त करता है जो सेमिनल प्लाज्मा का 60 से 70 भाग बनाता है। तो 60 से 70 भाग में होता क्या है? यह सबसे पहले तो प्लाज्मा यानी श्लेष्मा जिसे अपन कहते हैं, ये श्लेष्मा मुक्त करता है, श्लेष्मा मुक्त करता है। स्पर्म को फ्रुक्टोज फल शर्करा, फ्रुक्टोज जो शुक्राणु को पोषण देता है, शुक्राणु के एटीपी यानी ऊर्जा का, और अगर नहीं गया तो स्पर्म को मर जाना ही उचित है। तो स्पर्म थोड़ी देर के बाद स्पर्म जो है वो क्या करता है? जम जाता है, थक्का जम जाता है। तो इन दोनों के काम बड़ा जरूरी है। पीएच बताते हैं, अभी थोड़ा सुनो मेरी बात को, पूरे केमिकल्स तो पढ़ लो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या काम है जी? तो 4 चीज बता दी मैंने। श्लेष्मा, फ्रुक्टोज जो पोषण देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाता है?
तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवाता है, यह शुक्राणु जैसे ही स्पर्म को पता चलता है कि ओ हमें तो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं लाया है, हमें तो शरीर से बाहर मुक्त कर दिया, सारे के सारे स्पर्म खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, खुद ही थक्का जम जाते हैं। और जब खुद थक्का जम जाएंगे तो थक्का जमाने के लिए कौन चाहिए, तो रक्त का थक्का जैसे फाइब्रिनोजन जमाता है, इसका थक्का भी फाइब्रिनोजन ही जमाता है। इसका थक्का, हाँ वही मायोमेट्रियम का और गर्भाशय का संकुचन वही है, मादा गर्भाशय में गति प्रदान करता है। और गति कैसे प्रदान करेगा, तो आप यहां पर लिख सकते हो बहुत बढ़िया कि गर्भाशय का संकुचन करता है, गर्भाशय का संकुचन। ये फिर मैं निषेचन में और डिटेल करूंगा, आप बस याद रखना गर्भाशय का संकुचन करता है। जिन चीज की जरूरत होती है वो डिटेल कर लो, इस पे उतना डिटेल नहीं आता। तो भैया हमारे पास 5 पदार्थ, अरे कितने पदार्थ, नर ही तो है क्या, ये स्पर्म कौन महिला बनाती है क्या सनत जी, महिला बनाती है क्या, नर में ही तो है फ्रुक्टोज ऑक्टोज, कैसी बात कर रहे हो, स्पर्म पढ़ा रहे हैं जी, ना 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 आयशा जी कैसा कर रही हैं। शुक्राणु इज अ सेल, कोशिका, उसको माध्यम से मिलाए वीर्य बना तो सीमेन बन गया, ये पहली बात, समझ गए मेरी बात, पहला सवाल। दूसरा सवाल, श्लेष्मा है, फ्रुक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, फाइब्रिन, सभी का काम समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। श्लेष्मा यार द्रव, म्यूकस, म्यूकस माध्यम पदार्थ जिसके अंदर वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसे श्लेष्मा कहते हैं, म्यूकस, ठीक है, समझे बंधु। तो यहां पर बात है, समझ गए बात को, तो यहां पर याद रखना 5 नंबर पे कहां है, 5वां नंबर किधर है, 5वां नंबर है किधर नहीं, ठीक है। तो भाई ये सब काम है, एक जोड़ी होता है, शुक्राशय द्रव मुक्त होता है, सेमिनल प्लाज्मा 60 से 70 भाग का भाग बनाता है, श्लेष्मा फ्रुक्टोज शुक्राणु का आधार है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम ये है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है कि शुक्राणु को मादा गर्भाशय में गति प्रदान, गर्भाशय का संकुचन, फाइब्रिनोजन जो होता है शुक्राणु का थक्का जमा देता है और शुक्राणु का थक्का जमा दिया, ठीक है भाई। एक और सवाल है, इसको यहां पर लिख देते हैं कि पीएच कितना होता है, तो पीएच लगभग 7 से ज्यादा या फिर एग्जैक्ट लिखोगे तो 7.3, तो बताओ अम्लीय है कि क्षारीय है, पीएच कितना होता है 7.3, तो बताइए अम्लीय है कि क्षारीय है। अभी पूरा स्पर्म का मत बताओ, स्पर्म का पीएच नहीं, माध्यम का पीएच होता है, तो माध्यम में इसका पीएच जो है 7.3 है, 7.3 है, तो अम्लीय है कि क्षारीय है, क्षारीय है मेरे बच्चे, क्षारीय है, तो ये थोड़ा सा क्षारीय भाग बनाता है। ये सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं इसमें, क्लियर है सबका काम, याद रखना भैया, फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फाइब्रिनोजन, श्लेष्मा, ये सब रिलीज करने का काम हमारे शुक्राशय का है, शुक्राशय का है, ये सारा चीज ये रिलीज करता है शुक्राशय, क्लियर है भाई। सेमिनल प्लाज्मा की जगह वीर्य का 60-70%, हाँ स्पर्म का जो भाग है उसी का बनाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वही भाग है कि उसका सीमेन का पूरा का जो पूरा द्रव होता है उसका 60-70 भाग, ठीक है, ये लिख लेना वही भाग। चलो वीर्य का मतलब वीर्य सेमिनल प्लाज्मा भी तो आगे जाकर वीर्य ही बनाता है ना, तो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है, डन, बढ़िया, थैंक यू सो मच, ठीक है, वो एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं, 60-70 भाग बनाता है, क्लियर है बॉस। बस जब आगे बात करते हैं, तो दूसरा चीज आता है आपके पास में पुरस्थ ग्रंथि, दूसरी बात आती है हमारे सामने जिसे अपन कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि। अब पुरस्थ ग्रंथि के विषय में क्या क्या बताया जाएगा भाई, तो पुरस्थ ग्रंथि का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत खतरनाक ग्रंथि है, अगर ज्यादा काम नहीं करती है तो कैंसर फैल जाता है इसको, मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन है, पता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक होती है, एक ही संख्या में होती है, एक जोड़ी नहीं, एक अकेली संख्या में होती है, संख्या में होती है, बड़ा सवाल है, बहुत पूछा जाता है सवाल, इसमें से बोला जाता है। वीर्य का जो सीमेन है उसका 30% भाग बनाती है, 30% भाग बनाती है, 30% भाग बनाती है, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ, जब 30% भाग बनाती है वीर्य का, तो एक और चीज आती है, काका देती है जी, तो सबसे फेमस यह वीर्य में
सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, फ्रुक्टोज और कैल्शियम, बाकी चीज तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, पर ये कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करेगा जी? कैल्शियम बताओ। शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है, शुक्राणु की क्रियाशीलता बढ़ाता है, शुक्राणु की क्रियाशीलता बढ़ाता है। स्पर्म को, आप स्पर्म में पूछा जाएगा कौन सा आयन रहता है? केवल और केवल कैल्शियम। कैल्शियम ताकत देता है स्पर्म को, पहला चीज। दूसरा, इनके पास अब और बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो एक होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल थोड़ा बचा के रखने का काम करता है इसको, सिट्रिक अम्ल, खट्टा खट्टा जो होता है ना सिट्रिक अम्ल, ये वही अम्ल है। इसके अलावा और क्या होता है? सिट्रिक अम्ल मतलब पीएच मेंटेन करता है, ये पीएच मेंटेन करेगा। सिट्रिक अम्ल जो है पीएच मेंटेन करता है, यार पीएच वगैरह बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास में आता है, कैल्शियम हो गया, एक और आता है फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन है, ये भी कुछ बहुत गतिशीलता ही देता है। इसके अलावा वो शुक्राणु को जमाता है, वो शुक्राणु को जमाता है। उसके पास फाइब्रिनोजन होता है ना, इसके पास होता है फाइब्रिनोलाइसिन। अब अगर मान लो मादा के गर्भाशय में पहुंच गया तो स्पर्म को लगेगा ये थक्का बनाओ, फटाफट थक्का बनाओ। तो थक्का बनाने से रोकने के लिए, ठीक है, तो फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है यह थक्का जमने से रोकता है। दोनों होता है उसके पास में सिग्नल, जमने से रोकता है। वो होता है ना, जैसे बाहर जाओ से रोकता है कि यार बाहर जाओ, अगर अच्छी जगह पहुंच गए से रोकता है। अच्छी जगह पहुंच गए तो जिंदा रहने का साइन देगा फाइब्रिन, अरे जिंदा रहना है, मरना नहीं, मरना नहीं। और अगर यहां पर, ठीक है, मरने लग जाते हैं, अगर जिंदा रहना तो फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमने से रोकना है। ये दूसरी बात होगी। गॉट माई पॉइंट? यस सनो कि भैया एक ही संख्या में है, वीर का 30% भाग बनाएगी। वीर में कैल्शियम, सिट्रिक अम्ल, फॉस्फेट, फाइब्रिनोलाइसिन, ये सारे मुक्त करवाती है। यहां पर होता है वो थोड़ा सा कैल्शियम, मुख्य रूप से वीर का कैल्शियम बोलेगा तो ये याद रखना, शुरू में थोड़ा सा दे देता है, अगले थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, हल्का सा कैल्शियम दे देता है कि बहुत दूर जाना है ना। लेकिन अब इसको तो पता ही है दूर जाना है, तो बहुत दूर जाने के लिए कैल्शियम ये प्रदान करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर की ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स को हिंदी में भी काउपर्स कहते हैं, कई जगह इसका नाम कंद मूत्र पथ ग्रंथि है, पर कभी इस नाम से क्वेश्चन आज तक नहीं आया है भाई, तो कंद मूत्र पथ ग्रंथि मत पढ़ना, कंद मूल टाइप का लग रहा है ग्रंथि। और इसी का दूसरा नाम आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इस पे क्या सवाल आएगा? इस पे आता है कि 2-3 काम है इसके, छोटे छोटे काम हैं। एक जोड़ी ये भी होती है, एक जोड़ी होती है, पहला चीज तो यही है। तो यार दो ठो एक जोड़ी है, एक बस अकेला है, एक जोड़ी होती है, ये डायग्राम दिखना चाहिए। यह भी कुछ पदार्थ, स्नेहक जैसे पदार्थ जो होता है, कुछ प्लाज्मा मुक्त करता है, प्लाज्मा मुक्त करता है, ठीक है, तो प्लाज्मा मुक्त करता है। तो अब हमारे पास जब प्लाज्मा मुक्त करता है, और इसमें एक चीज और याद रखना, यह मैथुन के दौरान, जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होता है ना, मैथुन या फिर लिख सकते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, ठीक है, मैथुन के दौरान तरल स्नेहक मुक्त करता है, तरल स्नेहक मुक्त करता है, जो मैथुन को एक ब्यूटीफुल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, स्नेहक मुक्त करता है। इज अ लुब्रिकेंट जस्ट लाइक अ ग्रीस, जस्ट लाइक अ ऑयल, मुक्त करता है। तो इसका मुख्य काम ये वाला होता है कि मैथुन के दौरान तरल स्नेहक, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मुक्त करता है सेक्सुअल कोर्सेस के, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस दौरान, ठीक है। आकार नहीं, टेस्टिस का आकार, अरे आकार का क्या है यार, वो अंड शेप में है, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा। वो अभी टेस्टिस पढ़ाया कहां मैंने? अभी तो ग्रंथियां चल रही, टेस्टिस तो अगले पार्ट में आएगा। अभी इसके बाद आखिरी में टेस्टिस पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बड़ा पार्ट है ना, अभी तो ग्रंथियां वो सब चल रही। मैंने कहा था ना आगे पीछे पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। तो स्नेहक मुक्त करता, ये बात होगी। तो चलो बंधु यहां पर समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें मिली।
तो हमारे पास 3 तरीके के द्रव मिले। एक का नाम था शुक्राशयी द्रव, दूसरे का नाम था भैया पुरस्थ का द्रव, पुरस्थ का भी द्रव कुछ आया था। उसके अलावा हमारे पास काउपर्स का भी द्रव था, और काउपर्स का द्रव तीनों मिलता है तब जाकर बनता है सेमिनल प्लाज्मा, तब जाकर बनता है सेमिनल प्लाज्मा। ये पहली बात हो गई। और फिर आता है कि ह्यूमन में होता है शुक्राणु, और शुक्राणु के साथ अगर आप मिला दो सेमिनल प्लाज्मा को, तो सेमिनल प्लाज्मा को मिला दोगे, ठीक है, तो ये बन जाता है वीर्य यानी सीमेन। तो बड़ा सा पार्ट आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। इनके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो कल अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, स्पर्म पहले से ही नहीं, पहले कभी स्टोर थोड़ा बहुत कर लेती है, पर वो अभी ना जरूरी नहीं है, वो अगले चैप्टर में फिर इसको सब डिस्कशन करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट अपन कंप्लीट करेंगे फिर। पक्की बात बॉस? इस सीमेन से पहले निकलती है लुब्रिकेट। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी स्टोर करे रखती है, स्पर्म को थोड़ा बहुत स्टोर भी कर लेती है, ये भी लिख लेना। यहाँ स्नेहक मुक्त करती है, और सम टाइम कुछ मात्रा में कभी कभी, हमेशा नहीं, बस कुछ मात्रा में स्पर्म का संग्रहण भी कर लेती है, स्पर्म को स्टोर कर लेती है। अब ऐसा स्टोर नहीं कर लेती है, स्टोर कर लेती है। अब कैसे स्टोर कर लेती है कि जस्ट लाइक एक इंसान अभी वीर्य मुक्त कर रहा है, जस्ट एग्जांपल, अभी वीर्य मुक्त हो रहा है, तो वीर्य पूरा जस्ट लाइक यहां पर अपन पानी की बोतल से ऐसा फेंक रहे हैं, तो पूरा का पानी का बोतल थोड़ी खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचा रहता है, तो वो यहीं पर रहता है। अगर उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं कि वो 4 दिन बाद रिलीज करेगा, तुरंत थोड़ी देर बाद एक आध बार मूत्र वगैरह हुआ, ये बाहर, ये मूत्र वगैरह हुआ और ये बाहर, इस तरीके से ये पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात यहां पर स्टोर करके रख लेता है थोड़ा सा, कि यार चलो बाद में थोड़ा बहुत निकाल देंगे, 1-2 घंटे बाद थोड़ा बहुत और स्पर्म निकलता है। पर अगर स्पर्म निकल जाता है तो फिर उसके मूत्र निकल जाता है, स्पर्म मर जाता है। तो चलिए जनाब यहां पर क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना है ना बंधु, थोड़ा बहुत कवर तो हो जाए, फिर तो एनसीईआरटी कल पढ़ेंगे ना। पहले मेन चीजें एक बार दिमाग में क्या कह, देखो एक बात याद रखना, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी काम करेगी, पर एनसीईआरटी के बीच से क्वेश्चन उठाने की जगह उस पर ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये चैप्टर ट्रिकी क्वेश्चन, जिन चैप्टर से नहीं आते थे मैं बताया भी नहीं, और प्रूफ दिखाया है तुम्हें कि नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन जरूरी है, पर इसके लिए एनसीईआरटी की लाइन के साथ साथ अपने दिमाग में ट्रिक भी जो होता है यहां पर आपको पढ़ना है। भैया ये गायब कर दिए तो क्या हो गया, वो गायब कर दिए तो क्या हो गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने पड़ते हैं। पढ़ाते हैं एम्स रोहित जी आपको, ऑलिगो है ना, और बाकी के स्पर्मिया भी कल पढ़ाएंगे, तो वो चीजें आगे और आपको काम आएगी, ठीक है। अभी तो अपन उसकी संख्या नहीं बताए, फिर संख्या की कमी, संख्या की ज्यादा, वो सब चीज अपन को पढ़ेंगे फिर, ठीक है बॉस। चलिए भाई, हाँ, फ्रुक्टोज का उपयोग, ये फ्रुक्टोज मतलब ये भी लिख लेना कि ये जो फ्रुक्टोज है, चलो एक बात लिख ही देते हैं फटाफट, कि ये जो मतलब क्या बोलते हैं, सेमिनल जो फ्रुक्टोज होता है ना, सेमिनल का जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज, यह विशेष फ्रुक्टोज है, यह विशेष फ्रुक्टोज है, सीमेन के अलावा कहीं नहीं होता, सीमेन यानी वीर्य के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, ये भी बात लिख लेना, वीर्य के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, कहीं नहीं पाया जाता, और कहीं नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग बलात्कार का मतलब फिक्स करने में, उपयोग बलात्कार या रेप जिसे अपन कहते हैं, बलात्कार का परीक्षण करने में किया जाता है। कि अगर ये फीमेल वेजाइना में उपलब्ध है, परीक्षण में किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये फीमेल वेजाइना में उपलब्ध है तो इसका मतलब वहां पर बलात्कार हुआ है, और नहीं आया तो फिर नहीं आया, खत्म, बलात्कार नहीं हुआ है। चलो जनाब, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। शुक्राणु का निर्माण करवाएंगे ना भाई, शुक्राणु का निर्माण करवाएंगे ना, उसके बाद आप डिटेल करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अपन निकलना है, निकलते हैं अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय बाय, ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।